द मॉन्कीज़ पॉ W. जैकब्स द्वारा लिखी हुई एक हॉरर स्टोरी है जो एक वार्निंग स्टोरी भी कही जाती है। ये दुनिया भर में बच्चों और बड़ों द्वारा पढ़ी जाने वाली सबसे ज़्यादा पसंदीदा हॉरर स्टोरी है। ये कहानी पहली बार 1902 में प्रकाशित हुई थी और फिर 1911 में द लेडी ऑफ द बार्ज में छपी थी। आज सुनिए द मॉन्कीज़ पॉ का हिंदी अनुवाद बंदर का पंजा, मेरी ज़ुबानी। मैं हूँ सीमा सिंह। बाहर रात ठंडी और गीली थी, लेकिन लैबर्नम विला के छोटे से कमरे में पर्दे खींचे गए थे और आग अच्छी तरह जल रही थी। पिता और पुत्र शतरंज खेल रहे थे। बेटे के इस खेल के बारे में विचार थे कि इसमें बहुत ज़्यादा जोखिम शामिल है। अपने राजा को ऐसे तीखे और अनावश्यक खतरों में डाल रहा था कि इसने आग के पास शांति से बुनाई कर रही सफ़ेद बालों वाली बूढ़ी महिला को भी टिप्पणी करने को मजबूर कर दिया। हवा की ओर ध्यान दो, मिस्टर व्हाइट ने कहा, जिन्होंने एक घातक गलती को बहुत देर हो जाने के बाद देखा था और वे अपने बेटे को इसे देखने से रोकना चाहते थे। मैं सुन रहा हूँ, उसने बोर्ड पर हाथ बढ़ाते हुए गंभीरता से कहा। चेक करें। मुझे नहीं लगता कि अब वो रात में आएगा, उसके पिता ने बोर्ड पर हाथ रखते हुए कहा। कौन, आपका मित्र? बेटे ने उत्तर दिया। हाँ, ये हम लोग जो इतनी दूर रहते हैं इस वजह से, मिस्टर व्हाइट ने कहा। ये सब रास्ते जंगल और कीचड़ से भरे हैं, रास्ता दलदल है और सड़क बाढ़ की तरह बह रही है। ऐसे मौसम में मुझे नहीं लगता है कि मेरा मित्र घर आ पाएगा। कोई बात नहीं प्रिय, उनकी पत्नी शांतिपूर्वक बोली। तुम खेल पर ध्यान दो, अगली बार ज़रूर जीत जाओगे। तभी गेट ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ आई और भारी कदम दरवाजे की ओर आते सुनाई दिए। आपके मित्र लगता है आ गए, हर्बर्ट व्हाइट ने कहा। बूढ़ा आदमी मेहमान नवाजी के साथ जल्दी से उठा और दरवाज़ा खोलते हुए नए मेहमान के साथ शोक व्यक्त करते हुए सुना गया। नए मेहमान ने भी खुद के साथ शोक व्यक्त किया, इसलिए श्रीमती व्हाइट ने कहा, अरे अरे, और धीरे से खांसी जब उसके पति कमरे में दाखिल हुए। उसके पीछे एक लंबा तगड़ा आदमी था जिसकी आंखें मोती जैसी थीं और चेहरा लाल था। सार्जेंट मेजर मॉरिस, उन्होंने उनका परिचय देते हुए कहा। सार्जेंट मेजर ने हाथ पकड़ लिया और आग के पास अपनी सीट पर बैठ गए और संतुष्ट होकर देखने लगे कि कैसे उनके मेजबान ने विस्की और गिलास निकाले और एक छोटी सी तांबे की केतली आग पर रख दी। तीसरे गिलास पर उसकी आंखें चमक उठीं और उसने बात करना शुरू कर दिया। छोटा सा पारिवारिक समूह दूर दूर से आए इस आगंतुक को उत्सुकता से देख रहा था, जबकि वो कुर्सी पर अपने चौड़े कंधों को फैलाए हुए जंगली दृश्यों और वीरतापूर्ण कार्यों, युद्धों, महामारियों और अजीब लोगों के बारे में बता रहा था। 21 साल हो गए, मिस्टर व्हाइट ने अपनी पत्नी और बेटे की ओर सिर हिलाते हुए कहा। जब वो चला गया तो गोदाम में एक छोटा सा नौजवान था, अब उसे देखो। ऐसा नहीं लगता कि उसे कोई खास नुकसान हुआ है, श्रीमती व्हाइट ने विनम्रता से कहा। मैं स्वयं भारत जाना चाहता हूँ, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बस थोड़ा सा इधर उधर देखने के लिए। आप जानते हैं, जहाँ हो वहीं रहना बेहतर है, सार्जेंट मेजर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने खाली गिलास नीचे रख दिया और धीरे से आहा भरते हुए उसे फिर से हिलाया। मैं उन पुराने मंदिरों, फ़कीरों और बाजीगरों को देखना चाहता हूँ, बूढ़े आदमी ने कहा। वो क्या था जो तुमने मुझे उस दिन बंदर के पंजे या कुछ और के बारे में बताना शुरू किया था मॉरिस? कुछ नहीं, सिपाही ने जल्दी से कहा। कम से कम सुनने लायक तो कुछ भी नहीं है। बंदर का पंजा? श्रीमती व्हाइट ने उत्सुकता से पूछा। ठीक है, ये शायद थोड़ा सा जादू है जिसे आप जादू कह सकते हैं, सार्जेंट मेजर ने अनायास कहा। उसके तीनों श्रोता उत्सुकता से आगे झुके। आगंतुक ने ध्यान भटकाकर अपना खाली गिलास होंठों से लगाया और फिर रख दिया।
उसके मेजबान ने उसे फिर से भर दिया। देखो तो, सार्जेंट मेजर ने अपनी जेब में हाथ डालते हुए कहा, यह तो एक साधारण छोटा सा पंजा है जो सूख कर मम्मी बन गया है। उसने अपनी जेब से कुछ निकाला और आगे बढ़ाया। श्रीमती वाइट मुंह बनाकर पीछे हट गई, लेकिन उनके बेटे ने उसे ले लिया और उत्सुकता से उसकी जांच की। और इसमें क्या खास बात है? मिस्टर वाइट ने पूछा, जब उन्होंने इसे अपने बेटे से लिया और इसकी जांच करने के बाद इसे मेज पर रख दिया। इस पर एक बूढ़े फकीर ने जादू डाला था, सार्जेंट मेजर ने कहा। वो बहुत पवित्र व्यक्ति था। वो दिखाना चाहता था कि भाग्य लोगों के जीवन पर शासन करता है और जो लोग इसमें हस्तक्षेप करते हैं वे अपने दुखों को सहते हैं। उसने इस पर जादू डाला ताकि 3 अलग अलग व्यक्ति इससे 3-3 इच्छाएं पूरी कर सकें। उनका व्यवहार इतना प्रभावशाली था कि सुनने वालों को यह एहसास हो गया कि उनकी हल्की हंसी कुछ कुछ अटपटी लग रही है। ठीक है सर, आपके पास 3 क्यों नहीं हैं? हर्बर्ट वाइट ने चतुराई से कहा। सिपाही ने उसे उसी तरह देखा जैसे अधेड़ उम्र के लोग अभिमानी युवाओं को देखते हैं। मैंने देखा है, उसने धीरे से कहा, और उसका दागदार चेहरा सफ़ेद हो गया। और क्या सचमुच आपकी 3 इच्छाएं पूरी हुई? श्रीमती वाइट ने पूछा। मैंने किया, सार्जेंट मेजर ने कहा, और उसका गिलास उसके मजबूत दांतों से टकराया। और क्या किसी और ने भी इच्छा जताई है? वृद्ध महिला ने पूछा। पहले आदमी की 3 इच्छाएं थीं। हाँ, जवाब मिला। मुझे नहीं पता कि पहली 2 इच्छाएं क्या थीं, लेकिन तीसरी इच्छा मृत्यु की थी। इस तरह मुझे पंजा मिला। उसकी आवाज़ इतनी गंभीर थी कि समूह में सन्नाटा छा गया। अगर तुमने अपनी 3 इच्छाएं पूरी कर ली हैं तो अब ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है मॉरिस, बूढ़े आदमी ने आखिरकार कहा। तुम इसे किस लिए रखते हो? सिपाही ने अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि ये कल्पना है, उसने धीरे से कहा। मेरे मन में इसे बेचने का कुछ विचार है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मैं इसे बेचूंगा। इसने मुझे पहले ही काफ़ी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा लोग इसे खरीदेंगे नहीं। उन्हें लगता है कि ये एक परी कथा है। उनमें से कुछ, और जो लोग इसके बारे में कुछ सोचते हैं वे पहले इसे आजमाना चाहते हैं और बाद में मुझे पैसा देना चाहते हैं। यदि तुम्हें 3 और इच्छाएं दी जा सकें, बूढ़े व्यक्ति ने उसे गौर से देखते हुए कहा, क्या तुम उन्हें भी पूरा करोगे? मुझे नहीं मालूम, मेजर मॉरिस ने कहा। मुझे नहीं मालूम। उसने पंजा उठाया और अपनी तर्जनी और अंगूठे के बीच लटकाकर अचानक आग पर फेंक दिया। वाइट ने हल्की चीख के साथ झुककर उसे छीन लिया। बेहतर होगा इसे जलने दिया जाए, सैनिक ने गंभीरता से कहा। यदि तुम्हें यह नहीं चाहिए मॉरिस, तो ये मुझे दे दो, बूढ़े ने कहा। मैं नहीं दूंगा, उसके दोस्त ने दृढ़ता से कहा। मैंने इसे आग में फेंक दिया है। अगर तुम इसे रखोगे तो जो कुछ भी होगा उसके लिए मुझे दोष मत देना। इसे एक समझदार आदमी की तरह आग में डालो। मिस्टर वाइट ने अपना सिर हिलाया और उस पंजे को बहुत ध्यान से देखा। तुम ये कैसे करते हो? उसने पूछा। इसे अपने दाहिने हाथ में थामो और ऊंची आवाज़ में इच्छा प्रकट करो, सार्जेंट मेजर ने कहा। लेकिन मैं तुम्हें इसके परिणामों के बारे में चेतावनी देता हूँ। ये अरेबियन नाइट्स जैसा लगता है, श्रीमती वाइट ने कहा, जैसे ही वो उठी और रात का खाना परोसना शुरू किया। क्या आपको नहीं लगता कि आप मेरे लिए 4 जोड़ी हाथ चाहते हैं? उसके पति ने अपनी जेब से ताबीज़ निकाला और तीनों जोर से हंसने लगे, क्योंकि सार्जेंट मेजर ने चेहरे पर भय के भाव के साथ उसका हाथ पकड़ लिया। यदि तुम्हें इच्छा करनी ही है, उसने कर्कश स्वर में कहा, तो किसी समझदारी भरी चीज़ की इच्छा करो। मिस्टर वाइट ने उसे वापस अपनी जेब में रख लिया और कुर्सियां लगाते हुए अपने दोस्त को मेज पर आने का इशारा किया। रात के खाने के दौरान ताबीज़ को कुछ हद तक भूल गए और उसके बाद तीनों मेजर मॉरिस के भारत में साहसिक कारनामों की दूसरी किस्त को मंत्रमुग्ध होकर सुनने लगे। यदि बंदर के पंजे वाली कहानी उससे अधिक सत्य नहीं है तो वो हमें बता रहा है। जब उनके मेहमान आखिरी ट्रेन पकड़ने के लिए चले गए और जब दरवाज़ा बंद किया तो हर्बर्ट ने कहा,
तो हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं कमा पाएंगे। क्या इसके लिए आपने उसको कुछ दिया है? श्रीमती वाइट ने अपने पति को ध्यान से देखते हुए पूछा। अरे ये तो एक छोटी सी बात है, उसने थोड़ा लाल होते हुए कहा। वो इसे नहीं चाहता था, लेकिन मैंने उसे इसे लेने के लिए मजबूर किया और उसने मुझे इसे फेंकने के लिए फिर से दबाव डाला। संभवतः, हर्बर्ट ने बनावटी भय के साथ कहा। क्यों, हम अमीर, प्रसिद्ध और खुश होने जा रहे हैं। पिताजी, सबसे पहले सम्राट बनने की इच्छा करो, फिर तुम पर कोई दबाव नहीं रहेगा। मिस्टर वाइट ने जेब से पंजा निकाला और उसे संदेह भरी निगाहों से देखा। मुझे नहीं पता कि मुझे क्या चाहिए, और यह एक सच्चाई है, उन्होंने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि मुझे वो सब मिल गया है जो मैं चाहता था। अगर तुम घर साफ कर दोगे तो तुम बहुत खुश हो जाओगे ना? हर्बर्ट ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ठीक है, तो 200 पाउंड की दुआ करो, बस इतना ही काफ़ी है। बूढ़े आदमी ने स्पष्ट रूप से कहा। मैं 200 पाउंड चाहता हूँ। पियानो से एक मधुर ध्वनि निकली, जिसे सुनकर बूढ़े व्यक्ति की चीख निकल गई। उसकी पत्नी और बेटा दौड़कर उसके पास आए। वो हिल रहा था, वो चिल्लाया और उस वस्तु को घृणा से देखा जो फर्श पर पड़ी थी। जैसा कि मैंने चाहा था, वो मेरे हाथ में सांप की तरह मुड़ गई। खैर, मुझे तो पैसे नहीं दिख रहे, उसके बेटे ने कहा और उसे उठाकर मेज पर रख दिया, और मुझे यकीन है कि मुझे कभी नहीं दिखेंगे। उसके पिता अपनी स्वयं की विश्वसनीयता पर लज्जित होकर मुस्कुराते हुए ताबीज़ को हाथ में उठाए हुए थे, जबकि उनका बेटा गंभीर चेहरे के साथ, जो अपनी माँ को देखकर आंख मारने से कुछ बिगड़ा हुआ था, बैठ गया और कुछ प्रभावशाली राग अलापने लगा। ये तो आपकी ही कल्पना रही होगी, उनकी पत्नी ने उन्हें चिंतित भाव से देखते हुए कहा। उसने अपना सिर हिलाया। कोई बात नहीं, वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मुझे झटका तो लगा। वे फिर से आग के पास बैठ गए, जबकि दोनों लोगों ने अपनी पाइपें ख़त्म कर लीं। बाहर हवा पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ थी और बूढ़ा आदमी ऊपर की ओर दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ सुनकर घबरा गया। तीनों पर एक असामान्य और निराशाजनक सन्नाटा छा गया, और तब तक रहा जब तक कि बूढ़ा जोड़ा रात के आराम के लिए सोने के लिए नहीं उठ गया। मुझे उम्मीद है कि आप अपने बिस्तर के बीच में एक बड़े बैग में बंधी नकदी पाएंगे, हर्बर्ट ने उन्हें शुभ रात्रि कहते हुए कहा। और जब आप अपनी गलत तरीके से कमाई गई रकम जेब में डाल रहे होंगे, तो आपकी अलमारी के ऊपर कोई भयानक चीज़ बैठी हुई आपको देख रही होगी। वो अंधेरे में अकेला बैठा था, बुझती आग को देख रहा था और उसमें चेहरे देख रहा था। आखिरी आग इतनी भयानक और इतनी वानर जैसी थी कि उसे देखकर आश्चर्यचकित हो गया। ये इतनी ज्वलंत हो गई कि थोड़ी असहज हंसी के साथ उसने मेज पर एक गिलास पानी की तलाश की, जिसे वो उस पर फेंक सके। उसके हाथ ने बंदर का पंजा पकड़ लिया और थोड़ी सी कांप के साथ उसने अपना हाथ अपने कोट पर पोंछा और बिस्तर पर चला गया। अगली सुबह जब सर्दी का सूरज नाश्ते की मेज पर चमक रहा था, तो उसे अपने डर पर हंसी आ रही थी। कमरे में एक नीरस स्वस्थता का माहौल था, जो पिछली रात को नहीं था, और गंदा सिकुड़ा हुआ छोटा पंजा साइड बोर्ड पर लापरवाही से रखा हुआ था, जो उसके गुणों में किसी खास आस्था का संकेत नहीं था। मुझे लगता है कि सभी पुराने सैनिक एक जैसे होते हैं, श्रीमती वाइट ने कहा। ऐसी बकवास सुनने का विचार, इन दिनों इच्छाएं कैसे पूरी हो सकती हैं? अगर हो सकती हैं तो 200 पाउंड आपको कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं? हो सकता है कि यह आकाश से उसके सिर पर गिर पड़े, तुच्छ, हर्बर्ट ने कहा। मॉरिस ने कहा कि यह सब इतना स्वाभाविक रूप से हुआ। उसके पिता ने कहा कि अगर आप चाहें तो इसे संयोग मान सकते हैं। ठीक है, मेरे वापस आने से पहले पैसे मत चुराना, हर्बर्ट ने मेज से उठते हुए कहा। मुझे डर है कि इससे तुम एक मतलबी लालची आदमी बन जाओगे और हमें तुम्हें अस्वीकार करना पड़ेगा। उसकी माँ हंसी और उसके पीछे पीछे दरवाजे तक गई। उसे सड़क पर देखती रही और नाश्ते की मेज पर लौटते हुए अपने पति की भोलेपन की कीमत पर उसे बहुत खुशी हुई। इन सब बातों ने उसे पोस्टमैन के दस्तक देने पर दरवाजे की ओर भागने से नहीं रोका, न ही उसे शराब पीने की आदत वाले सेवानिवृत्त सार्जेंट मेजरों का जिक्र करने से रोका,
जब उसने पाया कि डाक से दर्जी का बिल आया है। मुझे उम्मीद है कि जब हर्बर्ट घर आएगा तो कुछ और मजाकिया टिप्पणियाँ करेगा, उसने कहा जब वे रात के खाने पर बैठे थे। मैं ये कहने की हिम्मत रखता हूँ, मिस्टर वाइट ने अपने लिए बियर उड़ेलते हुए कहा, लेकिन इसके बावजूद वो चीज़ मेरे हाथ में हिली थी, इसकी मैं कसम खा सकता हूँ। तुमने सोचा था कि ऐसा हुआ था? बूढ़ी औरत ने शांतिपूर्वक कहा। मैं कहता हूँ ऐसा हुआ था, दूसरे ने उत्तर दिया। इसके बारे में कोई विचार नहीं था, मैंने तो बस यही सोचा था कि क्या बात है। उसकी पत्नी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बाहर एक आदमी की रहस्यमय हरकतों को देख रही थी, जो अनिश्चित भाव से घर की ओर देख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो अंदर जाने का मन बना रहा है। 200 पाउंड के मानसिक संबंध में उसने देखा कि अजनबी ने अच्छे कपड़े पहने हुए थे और चमकदार नएपन की रेशमी टोपी पहन रखी थी। वो 3 बार गेट पर रुका और फिर वापस चला गया। चौथी बार वो गेट पर अपना हाथ रखकर खड़ा हो गया और फिर अचानक संकल्प के साथ उसे खोल दिया और रास्ते पर चल पड़ा। उसी क्षण श्रीमती वाइट ने अपने हाथ पीछे रखे और जल्दी से अपने एप्रन की डोरियां खोलते हुए उस उपयोगी परिधान को अपनी कुर्सी के कुशन के नीचे रख दिया। वो उस अजनबी को, जो असहज लग रहा था, कमरे में ले आई। वो उसे चुपके से देखता रहा और जब बूढ़ी औरत कमरे की शक्ल और अपने पति के कोट के लिए माफ़ी मांग रही थी, जो एक ऐसा वस्त्र था जिसे वो आमतौर पर बगीचे के लिए सुरक्षित रखता था, तो वो ध्यान से सुन रहा था। वो धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी कि वो अपनी बात शुरू करे, लेकिन वो पहले तो अजीब तरह से चुप रहा। मुझे फ़ोन करने के लिए कहा गया था, उसने आखिरकार कहा और झुककर अपनी पतलून से एक रुई का टुकड़ा उठाया। मैं मौ और मैंगिस से आया हूँ। बूढ़ी औरत चौंकी। क्या बात है? कुछ बात है? उसने सांस फूलते हुए पूछा। क्या हर्बर्ट को कुछ हुआ है? क्या बात है? उसके पति ने बीच में टोका। बैठ जाओ और जल्दी से कोई निष्कर्ष मत निकालो। तुम कोई बुरी खबर नहीं लाए हो, मुझे यकीन है सर। और उसने आगंतुक को उत्सुकता से देखा। मुझे खेद है, आगंतुक ने कहना शुरू किया। क्या उसे चोट लगी है? माँ ने बेचैनी से पूछा। आगंतुक ने सहमत में सिर झुकाया। बुरी तरह चोट लगी है, उसने धीरे से कहा, लेकिन उसे कोई दर्द नहीं है। ओह, भगवान का शुक्र है, बूढ़ी औरत ने हाथ जोड़ते हुए कहा। इसके लिए भगवान का शुक्र है। जैसे ही उसे आश्वासन का भयावह अर्थ समझ में आया, उसने बात बीच में ही रोक दी और दूसरे के चेहरे पर अपने डर की पुष्टि देखी। उसने अपनी सांस रोकी और अपने मंद बुद्धि पति की ओर मुड़ते हुए अपना कांपता हुआ हाथ उसके हाथ पर रख दिया। वहाँ एक लंबी खामोशी छा गई। वो मशीनरी में फंस गया था, आगंतुक ने धीमी आवाज़ में बताया। मशीनरी में फंस गया? मिस्टर वाइट ने चकित भाव से दोहराया। हाँ। वो खिड़की से बाहर देखता हुआ बैठा था और अपनी पत्नी का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे दबाया, जैसा कि वो लगभग 40 साल पहले अपने पुराने प्रेम संबंधों के दिनों में किया करता था। वो हमारे लिए एकमात्र बचा हुआ व्यक्ति था, उसने आगंतुक की ओर धीरे से मुड़ते हुए कहा। यह कठिन है। आगंतुक खांसते हुए उठकर धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा। फर्म चाहती है कि मैं आपसे इस बड़े नुकसान में अपनी सच्ची संवेदना व्यक्त करूं, उसने बिना इधर उधर देखे कहा। मैं विनती करता हूं कि आप ये समझें कि मैं केवल उनका नौकर हूं और केवल आदेशों का पालन कर रहा हूं। कोई उत्तर नहीं मिला। वृद्धा का चेहरा सफ़ेद हो गया था, उसकी आंखें घूर रही थीं और उसकी सांस सुनाई नहीं दे रही थी। पति के चेहरे पर ऐसा भाव था जैसा उसके मित्र सार्जेंट ने अपनी पहली कार्रवाई में दिखाया होगा। मैं ये कहना चाहता था कि माओ और मैगिन्स सभी जिम्मेदारी से इनकार करते हैं, आगंतुक ने जारी रखा। वे किसी भी तरह की जिम्मेदारी स्वीकार नहीं करते हैं, लेकिन आपके बेटे की सेवाओं के विचार में वे आपको मुआवजे के रूप में एक निश्चित राशि देना चाहते हैं। मिस्टर वाइट ने अपनी पत्नी का हाथ छोड़ दिया और खड़े होकर अपने मेहमान को डरावने अंदाज में देखा। उसके सूखे होठों ने शब्दों को आकार दिया। कितना? जवाब मिला, 200 पाउंड। अपनी पत्नी की चीख से अनभिज्ञ बूढ़ा व्यक्ति मंद मंद मुस्कुराया।
एक अंधे व्यक्ति की तरह उसने हाथ आगे बढ़ाए और बेहोश होकर फर्श पर गिर पड़ा। करीब 2 मील दूर विशाल नए कब्रिस्तान में बूढ़े लोगों ने अपने मृतकों को दफनाया और छाया और सन्नाटे में डूबे घर वापस आ गए। ये सब इतनी जल्दी खत्म हो गया कि पहले तो उन्हें इसका एहसास भी नहीं हुआ और वे इस उम्मीद में रहे कि कुछ और होने वाला है, कुछ और जो इस बोझ को हल्का कर देगा जो बूढ़े दिलों के लिए बहुत भारी था। लेकिन दिन बीतते गए और उम्मीदें हारने लगीं। पुरानी, कभी कभी गलत तरीके से कही जाने वाली उदासीनता की निराशाजनक हार। कभी कभी वे मुश्किल से एक दूसरे से बात करते थे क्योंकि अब उनके पास बात करने के लिए कुछ नहीं था और उनके दिन थकान से भरे लंबे होते जा रहे थे। लगभग 1 हफ्ते बाद बूढ़ा आदमी अचानक रात में जाग गया। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और खुद को अकेला पाया। कमरे में अंधेरा था और खिड़की से दबी हुई रोने की आवाज़ आ रही थी। वो बिस्तर पर उठा और सुनने लगा। वापस आओ, उसने कोमलता से कहा, तुम्हें ठंड लगेगी। मेरे बेटे के लिए तो ये और भी अधिक ठंडा है, बूढ़ी औरत ने कहा और फिर से रोने लगी। उसकी सिसकियों की आवाज़ उसके कानों में ही बंद हो गई। बिस्तर गर्म था और उसकी आंखें नींद से भरी हुई थीं। वो झपकियां लेता रहा और फिर सो गया, जब तक कि अचानक उसकी पत्नी की चीख ने उसे चौंका कर जगा दिया। पंजा, वो बेतहाशा चिल्लाई, बंदर का पंजा। वो घबरा कर चौंका। कहाँ है, क्या बात है? वो कमरे में लड़खड़ाती हुई उसके पास आई। मुझे ये चाहिए, उसने धीरे से कहा। तुमने इसे नष्ट नहीं किया है ना? ये पार्लर में ब्रैकेट पर है, उसने आश्चर्य से उत्तर दिया। क्यों? वो एक साथ रोई और हंसी और झुककर उसने गाल को चूम लिया। मैंने अभी अभी इसके बारे में सोचा, उसने उन्मादपूर्ण ढंग से कहा। मैंने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? तुमने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? क्या सोच रही हो? उसने पूछा। बाकी 2 इच्छाएं, उसने तेजी से जवाब दिया। हमने सिर्फ एक ही इच्छा पूरी की है। क्या यह पर्याप्त नहीं था? उसने उग्रता से पूछा। नहीं, वो विजयी भाव से बोली। हमें एक और चाहिए। नीचे जाओ और जल्दी से उसे ले आओ और हमारे लड़के के फिर से जीवित होने की कामना करो। वो आदमी बिस्तर पर बैठ गया और अपने कांपते हुए अंगों से चादरें फेंक दी। हे भगवान, तुम पागल हो? वो घबरा कर चिल्लाया। इसे ले लो, वो हाँफते हुए बोली। इसे जल्दी से ले लो और कामना करो। ए मेरे लड़के, ए मेरे लड़के। उसके पति ने माचिस जलाई और मोमबत्ती जला दी। बिस्तर पर वापस आओ, उसने अस्थिर स्वर में कहा। तुम नहीं जानती कि तुम क्या कह रही हो। हमारी पहली इच्छा पूरी हो गई थी, बूढ़ी औरत ने उत्तेजित होकर कहा। दूसरी क्यों नहीं? ये एक संयोग है, बूढ़ा आदमी हकलाते हुए बोला। जाओ और इसे ले आओ, उसकी पत्नी उत्साह से कांपते हुए चिल्लाई। बूढ़ा आदमी मुड़ा और उसे देखा और उसकी आवाज़ कांप उठी। उसे मरे हुए 10 दिन हो गए हैं और इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं उसे सिर्फ उसके कपड़ों से पहचान पाया था। अगर वो इतना भयानक था कि तुम उसे देख नहीं सकती थी तो अब कैसे? उसे वापस लाओ, बूढ़ी औरत चिल्लाई और उसे घसीटते हुए दरवाजे की ओर ले गई। क्या तुम्हें लगता है कि मैं उस बच्चे से डरती हूँ जिसे मैंने दूध पिलाया है? वो अंधेरे में नीचे कमरे में गया, फिर मेंटल पीस पर पहुंचकर उसे टटोला। ताबीज अपनी जगह पर था और उसे भयानक डर था कहीं उसकी अव्यक्त इच्छा उसके कटे फटे बेटे को उसे कमरे से भागने से पहले ही उसके सामने न ले आए। अंधेरे में वो दरवाजे की दिशा भूल गया और उसका माथा पसीने से लथपथ हो गया। उसने सांस रोक ली। मेज का और दीवार का सहारा लेता हुआ गलियारे में आ गया। उसके हाथ में वो बेकार चीज़ थी। कमरे में दाखिल होते ही उसकी पत्नी का चेहरा भी बदला हुआ सा लग रहा था। वो सफ़ेद और उम्मीद से भरी हुई थी और उसे डर लग रहा था कि उसका चेहरा एक अप्राकृतिक रूप ले लेगा। वो उससे डर रहा था। काश, वो दृढ़ स्वर में चिल्लाई। बूढ़े ने कहा, यह मूर्खतापूर्ण और दुष्टतापूर्ण है। काश, उसकी पत्नी ने फिर दोहराया। उसने अपना हाथ उठाया और कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरा बेटा फिर से जीवित हो जाए। ताबीज़ ज़मीन पर गिर गया और वो उसे डर कर देखने लगा। फिर से वो कांपता हुआ कुर्सी पर बैठ गया। तभी बूढ़ी औरत जलती आंखों के साथ खिड़की के पास आई और पर्दा उठा दिया।
वो तब तक बैठा रहा जब तक कि ठंड से कांप नहीं गया। बीच बीच में खिड़की से झांकती बूढ़ी औरत की आकृति को देखता रहा। मोमबत्ती का सिरा, जो चीनी मिट्टी की मोमबत्ती की छड़ के किनारे से नीचे जल गया था, छत और दीवारों पर स्पंदित छायाएं फेंक रहा था, जब तक कि बाकी की तुलना में एक बड़ी झिलमिलाहट के साथ वो बुझ नहीं गया। बूढ़ा आदमी तावीज़ के विफल होने पर एक अकथनीय राहत की भावना के साथ अपने बिस्तर पर वापस चला गया और 1 मिनट बाद बूढ़ी औरत चुपचाप और उदासीनता से उसके पास आई। दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोला, लेकिन चुपचाप बैठा घड़ी की टिक टिक सुनता रहा। एक सीढ़ी चरमराई और एक चीखता हुआ चूहा दीवार के बीच से शोर मचाता हुआ भागा। अंधेरा दमनकारी था और कुछ देर लेटे रहने के बाद हिम्मत जुटाते हुए उसने माचिस की डिब्बी ली और एक जलाकर मोमबत्ती लेने नीचे चला गया। सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही माचिस बुझ गई और वो दूसरी माचिस जलाने के लिए रुका और उसी क्षण सामने के दरवाजे पर इतनी धीमी और चुपके से दस्तक हुई कि उसे मुश्किल से सुना जा सका। माचिस उसके हाथ से छूटकर गलियारे में गिर गई। वो निश्चल खड़ा रहा। उसकी सांसें रुक रही थीं जब तक कि दस्तक दोबारा नहीं हुई। वो फिर मुड़ा और तेज़ी से अपने कमरे में भाग गया और अपने पीछे दरवाज़ा बंद कर लिया। घर में तीसरी दस्तक सुनाई दी। ये क्या है? बूढ़ी औरत ने चिल्लाते हुए कहा। एक चूहा, बूढ़े आदमी ने कांपते स्वर में कहा। एक चूहा, ये सीढ़ियों पर मेरे पास से गुजरा। उसकी पत्नी बिस्तर पर बैठी हुई सुन रही थी। पूरे घर में जोरदार दस्तक की आवाज़ गूंजी। यह हर्बर्ट है। वो दरवाजे की ओर भागी, लेकिन उसका पति उसके सामने खड़ा था और उसने उसका हाथ पकड़कर उसे कसकर पकड़ लिया। तुम क्या करने जा रही हो? वो धीमी आवाज़ में फुसफुसाया। ये मेरा लड़का है, ये हर्बर्ट है, वो चिल्लाई यंत्रवत संघर्ष करते हुए। मैं भूल गई थी कि ये 2 मील दूर है। तुम मुझे क्यों पकड़ रहे हो? जाने दो, मुझे दरवाज़ा खोलना होगा। भगवान के लिए इसे अंदर मत आने दो, बूढ़ा आदमी कांपते हुए चिल्लाया। तुम अपने ही बेटे से डरते हो? वो संघर्ष करते हुए चिल्लाई। मुझे जाने दो, मैं आ रही हूँ हर्बर्ट, मैं आ रही हूँ। फिर एक बार दस्तक हुई, फिर एक बार। अचानक झटके से बूढ़ी औरत कमरे से बाहर भागी। उसका पति सीढ़ियों तक गया और उसे पुकारते हुए नीचे की ओर भागा। उसने चेन से पीछे से खड़खड़ाने और बोल्ट को सॉकेट से धीरे धीरे और सख्ती से बाहर निकालने की आवाज़ सुनी। फिर बूढ़ी औरत की आवाज़ आई, जो तनावग्रस्त और हाँफ रही थी। वो ज़ोर से चिल्लाई, नीचे आओ, मैं उस तक नहीं पहुंच सकती। लेकिन उसका पति अपने हाथों और घुटनों के बल फर्श पर पंजे की तलाश में बेतहाशा टटोल रहा था। काश वो उसे बाहर की चीज़ के अंदर आने से पहले ही पा लेता। घर में दस्तकों की एक पूरी बौछार गूंज उठी और उसने कुर्सी की खड़खड़ाहट सुनी जब उसकी पत्नी ने उसे दरवाजे के सामने गलियारे में रख दिया। उसने बोल्ट की चरमराहट सुनी जो धीरे धीरे वापस आ रही थी और उसी क्षण उसे बंदर का पंजा मिल गया और उसने बेचैनी से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा व्यक्त की, तुम वापस चले जाओ। दस्तक अचानक बंद हो गई, हालांकि घर में अभी भी उसकी गूंज थी। उसने कुर्सी को पीछे खींचते हुए सुना और दरवाज़ा खुल गया। ठंडी हवा सीढ़ियों से ऊपर की ओर बह रही थी और उसकी पत्नी की निराशा और दुख की लंबी तेज़ चीख ने उसे हिम्मत दी कि वो दौड़कर उसके पास जाए। और फिर गेट के बाहर सामने की ओर टिमटिमाता हुआ स्ट्रीट लैंप एक शांत और सुनसान सड़क पर चमक रहा था। अभी आप सुन रहे थे W. जैकब की लिखी हुई उनकी एक बेहद प्रसिद्ध कहानी द मंकीज़ पा का हिंदी रूपांतरण। उम्मीद है ये शिक्षाप्रद हॉरर स्टोरी आपको भी पसंद आई होगी। मेरे चैनल का कंटेंट अगर आपको अच्छा लगता है, उच्च स्तरीय लगता है, तो आपसे अनुरोध है कि सब्सक्राइब करके कहानियाँ सुनें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।